नमस्कार। कभी ये सोचा है कि किसी समुदाय का नाम उसके इतिहास और पहचान के बारे में कितना कुछ बता सकता है? तो आज चलिए चलते हैं मुंडा जनजाति की दुनिया में। उनके नाम, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास से जुड़े कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी पूरी तरह से वेरीफाइड सोर्सेस पर आधारित है। अक्सर सुना है ना, नाम में क्या रखा है। लेकिन जब बात मुंडा जनजाति की आती है तो उनके नाम में उनकी पूरी पहचान, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ समाया हुआ है। तो आखिर क्या मतलब है इस नाम का? देखिए, मुंडा शब्द का अर्थ सिर्फ एक नाम नहीं है। इसका मतलब है एक गांव का राजनीतिक प्रमुख। सोचकर देखिए, ये एक शब्द ही उनके पारंपरिक सामाजिक ढांचे, उनकी लीडरशिप, सबकी एक झलक दे देता है। और बात सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तीसरे नंबर पर। ये उन्हें इस क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इसे और आसानी से समझने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये बताते हैं कि झारखंड की जो कुल आदिवासी आबादी है, उसका लगभग 14 से 15% हिस्सा मुंडा जनजाति का है। मतलब इस इलाके के मूल निवासियों में उनका एक बहुत बड़ा और खास स्थान है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इतिहास में ना उन्हें अक्सर कोल नाम से बुलाया जाता था, जो कि एक जनरल सा टर्म था। लेकिन असली सवाल यह है कि वो खुद को क्या कहते हैं। वो खुद को होरोको कहते हैं, और इसका मतलब है लोग या इंसान। ये छोटी सी बात उनकी अपनी पहचान को लेकर उनकी गहराई दिखाती है ना? अच्छा, अगर कभी पुरानी किताबें पढ़ने का मौका मिले तो हो सकता है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जैसा टर्म सामने आए। यहां पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। आज के जो एक्सपर्ट्स हैं मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, वो इस तरह के क्लासिफिकेशन को बिल्कुल आउटडेटेड मानती हैं। मतलब अब ये टर्म इस्तेमाल नहीं होता। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और मुंडा जनजाति की जड़ों को खोजते हैं। देखते हैं कि उनकी लोक कथाएं क्या कहती हैं और इतिहास के सबूत क्या बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर मुंडा लोग आए कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितने ही इतिहासकारों और स्कॉलर्स को सालों से उलझा कर रखा है। एक बहुत मशहूर लोक कथा है, उसके हिसाब से उनका सफर आजमगढ़ से शुरू हुआ, फिर वो राजगीर से गुजरे और आखिर में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास वो झारखंड पहुंचे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। ये जो माइग्रेशन रूट की कहानी है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी ठोस पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत, मतलब कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। इसलिए इसे इतिहास से ज्यादा एक दिलचस्प लोक कथा ही मानना बेहतर है। तो फिर सच्चाई क्या है? आजकल ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुंडा लोग छोटा नागपुर पठार के सबसे पहले, सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं। वो हजारों सालों से इसी जमीन पर रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं उनकी पहचान के 3 सबसे जरूरी स्तंभों की: उनकी जमीन, उनका वंश और उनकी भाषा। सबसे पहले उनके समाज का आधार, वो है खूट। खूट का मतलब होता है एक वंश या एक क्लैन। यही उनके पूरे सामाजिक ढांचे की नींव है। और ये खूंट सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, ये उनकी जमीन से गहराई से जुड़ा है। एक सिस्टम है जिसे कहते हैं खूट कट्टी। ये एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जिसमें पूरा का पूरा वंश उस जमीन का मालिक होता है जिसे उनके पूर्वजों ने साफ करके बसाया था। तो वंश और जमीन का एक अटूट रिश्ता है। तीसरा स्तंभ है उनकी भाषा। वो बोलते हैं मुंडारी। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का हिस्सा है। आधिकारिक तौर पे तो इसका नाम मुंडारी है, लेकिन स्थानीय लोग आपसी बोलचाल में इसे बड़े प्यार से होरो जागर भी कहते हैं। तो ये तो हुई इतिहास और संस्कृति की बात। अब सवाल ये है कि आज के समय में मुंडा जनजाति कहाँ है? चलिए उनके वर्तमान और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो मुंडा समुदाय का गढ़ झारखंडी है, वो सबसे ज्यादा यहीं रहते हैं। लेकिन उनकी आबादी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में भी फैली हुई है। और एक और मजेदार फैक्ट, झारखंड का जो तमाड़ इलाका है ना, वहां उन्हें स्थानीय तौर पर तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये उनकी स्थानीय पहचान को दिखाता है कि कैसे एक ही समुदाय में अलग अलग पहचान हो सकते हैं। अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए 20वीं सदी में रोहिदास सिंह नाग ने एक लिपि विकसित की जिसका नाम है मुंडारी बानी, और आज इसका इस्तेमाल कई स्कूलों और समुदायों में हो भी रहा है। लेकिन हाँ, अभी इसे हर जगह सार्वभौमिक रूप से आधिकारिक मान्यता मिलनी बाकी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं।
एक तरफ उनकी सदियों पुरानी जमीन से जुड़ी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ एक नई आधुनिक लिपि। ये दोनों मिलकर मुंडा पहचान के भविष्य को आखिर क्या और कैसा आकार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो परंपरा और आधुनिकता के इसी संगम पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज हम मुंडा समुदाय की अनोखी दुनिया में सफर करेंगे। हम जानेंगे कि उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और दिलचस्प कैसे है। चलिए उनके रीति रिवाजों और नियमों की उन परतों को एक एक करके समझते हैं जो उनके समाज को एक साथ बांधे रखती हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सब से जुड़ा है। आखिर कोई भी समाज कैसे एक साथ बंधा रहता है? क्या है वो चीज़ जो उसे जोड़े रखती है? देखिए, कोई भी कम्युनिटी हो, उसे चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ सिस्टम्स तो होते ही हैं, और मुंडा समाज वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनकी व्यवस्था का सिस्टम, मतलब मुंडा समाज में लीडरशिप और गवर्नेंस। आखिर ये सब काम कैसे करता है? ये कह सकते हैं कि ये उनके सोशल स्ट्रक्चर की सबसे ऊपरी परत है। देखिए, मुंडा समाज में ना पारंपरिक तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पहले से तय हैं, जैसे कि मुंडा जो गांव का मुखिया होता है। फिर आते हैं मानकी जो कई गांव के समूह के हेड होते हैं, और इनके अलावा भी पातर और भंडारी जैसे दूसरे जरूरी रोल्स हैं जो समाज को चलाने में मदद करते हैं। और हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो पद हैं ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इन सब का एक ही मकसद है, समाज को ठीक से चलाना, न कि उसे ऊंच नीच में बांटना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो समाज के शासन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पार्टनरशिप के नियमों की। मतलब शादी ब्याह की प्रथाएं और जो गठबंधन बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी तो किसी समाज की एक बहुत ज़रूरी नींव है ना? शादी का सबसे बुनियादी नियम बिल्कुल साफ है। अपने गोत्र या कह लें कि अपने ब्लड लाइन से बाहर शादी करने की तो इजाज़त है, लेकिन अपने ही गोत्र में शादी यानी करीबी रिश्तेदारों के बीच वो पूरी तरह से मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो फिर सबसे कॉमन तरीका क्या है? समाज में शादी का सबसे आम तरीका है अरेंज्ड मैरिज, जिसे परिवार की सहमति से तय किया जाता है, और आज भी ये उनकी सबसे कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी शादी के कई और तरीके हैं जो समाज में माने जाते हैं, जैसे कि राजी खुशी, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं। एक होता है सेवा विवाह, और एक और काफ़ी दिलचस्प प्रथा है जिसे रिचुअल एब्डक्शन कहते हैं। अब इसके नाम पर मत जाइएगा, ये कोई क्राइम वाला अपहरण नहीं है, बल्कि ये भागकर शादी करने का एक पारंपरिक एक्सेप्टेड तरीका है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और मुंडा समाज की सबसे बेसिक यूनिट यानी परिवार के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि उसकी बनावट कैसी है, वंश कैसे चलता है, और यहाँ तक कि परिवार टूटने की प्रक्रिया क्या है। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन मुंडा समाज में तलाक की पूरी इजाज़त है, और इसके एक बाकायदा फॉर्मल प्रोसेस भी है। ये कोई टैबू या कलंक नहीं माना जाता, बल्कि उनके सिस्टम का एक एक्सेप्टेड हिस्सा है। और इस प्रथा का अपना एक नाम भी है, संकमचारी। ये तलाक के लिए इस्तेमाल होने वाला उनका पारंपरिक मुंडारी शब्द है, और ये शब्द ही बताता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि एक पुरानी और स्थापित प्रक्रिया है। तलाक की प्रोसेस में गोनोंग टका यानी कि वधू मूल्य, जिसे ब्राइड प्राइस कहते हैं, उसका भी एक इंटरेस्टिंग रोल है। तलाक होने पर इसे लौटाया भी जा सकता है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अलग होने की वजह क्या थी और शुरुआत किसने की थी। तो एक टिपिकल मुंडा परिवार होता कैसा है? अगर हम इसकी बनावट देखें तो ये ज्यादातर न्यूक्लियर होता है, यानी एकल, साथ ही पेट्रियार्कल और पेट्रीलीनियल होता है। आसान भाषा में कहें तो परिवार आमतौर पर छोटे होते हैं, पुरुष प्रधान होते हैं, और वंश जो है वो पिता के नाम से आगे बढ़ता है। और अब हम आते हैं मुंडा पहचान के सबसे फाउंडेशनल एलिमेंट पर, किली, यानी उनकी गोत्र प्रणाली, जो सच में उनके पूरे समाज की एक तरह से कहें तो नींव है। आपको पता है, मुंडा लोगों के बीच 300 से भी ज्यादा, जी हां, 300 से भी ज्यादा गोत्र रिकॉर्ड किए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि उनका सोशल सिस्टम कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये किली आखिर है क्या? देखिए, ये उनका क्लैन सिस्टम है जो उनकी सोशल आइडेंटिटी का बेस है, और किली के अंदर भी वंश का पता खुंट से लगाया जाता है। खुंट मतलब एक ही पूर्वज से जुड़े परिवारों का एक ग्रुप। और हर किले की ना एक खास पहचान होती है, उसका अपना कुल चिन्ह, जिसे टोटम कहते हैं। ये अक्सर कोई जानवर, पक्षी या पौधा होता है। जैसे नाग किली का टोटम है सांप, होरो का कछुआ, पूती का मगरमच्छ और हंसा किली का हंस।
ये सिर्फ नाम नहीं है, ये टोटम उनकी पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इन सबको मिला के देखें तो गवर्नेंस, शादी के नियम, परिवार का स्ट्रक्चर और क्लिनिक सिस्टम, ये सारे नियम और सिस्टम्स मिलकर एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और सुलझे हुए समाज को बनाते हैं। ये सब कोई रैंडम रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल और गहरे सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मुंडा समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। वो ये कि हम जिन ग्रुप्स का हिस्सा हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारी कम्युनिटी हो या हमारा देश, वो हमारी पहचान को, कि हम कौन हैं, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं मुंडा समुदाय की परंपराओं को समझने के लिए। ये वो परंपराएं हैं जो किताबों में लिखे तथ्यों से कहीं ज्यादा गहरी और जिंदा हैं। ये सफर सिर्फ कुछ जानने का नहीं, बल्कि महसूस करने का है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरी बातचीत को शुरू करने से पहले ये सवाल बहुत जरूरी है। किसी संस्कृति को जानना, इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या बस कुछ तथ्य और आंकड़े याद कर लेना काफी है, या फिर हमें उसकी गहरी उलझी हुई परतों को समझना होता है? बस आज हम इसी नजरिए से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोत्र, टोटम और पहचान की। ये मुंडा समाज की बिल्कुल बुनियाद है, जो उनकी पहचान को और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को तय करती है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। हर गोत्र का अपना एक टोटम है, मतलब कि एक कुदरती प्रतीक। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि मुंडा समाज का प्रकृति के साथ कितना सीधा और सम्मान का रिश्ता है। जैसे नाग गोत्र का प्रतीक सांप है, तो होरो का कछुआ। हाँ, तो ये लिस्ट जो हमने देखी वो काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बारीकी है। अलग अलग इलाकों में जाएंगे ना, तो हो सकता है कि इन्हीं प्रतीकों के मतलब थोड़े बदल जाएं। इससे एक बात साफ होती है कि संस्कृति कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उसमें हमेशा स्थानीय रंग घुले मिले रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विद्वान हैं, वो इस समाज को कैसे देखते और समझते हैं। और पता है, यहाँ भी हमें एक नहीं बल्कि कई अलग अलग नजरिए मिलते हैं। मिसाल के तौर पर एक विद्वान है सोमा सिंह मुंडा। उन्होंने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं यानी सब ब्रांच में बांटा है। ये समाज की जो जटिल बनावट है ना, उसको समझने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ भी वही बात फिर से सामने आती है। ये सिर्फ एक विद्वान का नजरिया है ना? हो सकता है कोई दूसरा रिसर्चर इसे किसी और तरह से देखे। मतलब ज्ञान कोई आखिरी सच नहीं होता, वो तो लगातार विकसित होता रहता है। और अब हम आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कि कैसे किसी संस्कृति के जो नियम होते हैं वो असल जिंदगी में उतने सख्त नहीं होते जितने हमें किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। अक्सर मुंडा समाज के बारे में इस नियम का जिक्र होता है। पहली बार सुनने में ये महिलाओं की भूमिका पर एक बहुत सख्त पाबंदी जैसा लगता है, पर क्या असलियत भी इतनी ही सीधी सादी है? चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को ना बहुत ही कमाल के तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो एक जनरल नियम लिखा है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। और हकीकत यह है कि नियमों का पालन हर जगह एक जैसा नहीं होता। किसी गांव में ये बहुत सख्ती से माना जाता होगा, तो किसी दूसरे में शायद काफी छूट हो। और ऐसा सिर्फ खेतीबाड़ी के कामों में नहीं है, यही बात दूसरे रीति रिवाजों पर भी लागू होती है। जैसे कुछ समुदायों में बेटियों को सरहुल त्योहार का प्रसाद लेने की मनाही है। ये हमें एक बार फिर यही दिखाता है कि परंपराएं कितनी लचीली हो सकती हैं और स्थानीय हालात के हिसाब से बदल सकती हैं। चलिए अब जरा मुंडा संस्कृति के एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो ज्यादातर समुदायों को एक धागे में पिरोता है, और वो है उनके त्योहार। ये त्योहार उनके जीवन की धुन है, उनकी खुशी का प्रतीक है। त्योहारों की बात करने से पहले एक और बहुत खास चीज है, सोसो बोंगा। ये एक बहुत मशहूर लोक गाथा है जो पीढ़ियों से बस सुनाई जाती रही है। ये उनकी संस्कृति का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जो सबको आपस में जोड़ता है। तो ये हैं मुंडा कैलेंडर के कुछ बड़े और रंग बिरंगे त्योहार। इनमें से हर एक त्योहार का अपना एक अलग महत्व है, और ये त्योहार उनके जीवन, उनकी खेती और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे उनका पूरा साल ही उत्सवों से गुलजार रहता है। चैत्र के महीने में सरहुल के साथ बहार का स्वागत होता है, भादों में कर्मा मनाया जाता है, कार्तिक में सोहराई के जरिए पशुओं का शुक्रिया अदा किया जाता है, और दिसंबर में बुरु पर्व होता है।
तो इस पूरे सफर से मतलब तथ्यों से लेकर उनकी गहराइयों तक जाने से हमें आखिर सीखना क्या चाहिए? इसका असली सार क्या है? देखिए, असली सीख ये है कि कोई भी कल्चर ना कोई रुकी हुई एक जैसी चीज नहीं होती। ये जिंदा होती है, ये लोकल होती है और इसमें ढेरों विविधताएं होती हैं। किसी भी संस्कृति को अगर वाकई समझना है तो हमें कागज पर लिखे तथ्यों से आगे बढ़कर उसकी जमीनी हकीकत को देखना और समझना होगा। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। हम कितनी ही बातों को यूं ही सच मानकर चलते हैं ना? शायद ये पूरी बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि हमारे अपने ज्ञान में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें और ज्यादा गहरी और बारीक नज़र से देखने की जरूरत है। आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां संस्कृति, जमीन, मिट्टी और मौसम ये सब एक दूसरे में इस तरह गुंथे हुए हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारा कैलेंडर जनवरी-फरवरी से नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू, बीजों के उगने और फसल की कटाई से चलता हो? भारत के मुंडा समुदाय के लिए जीवन ठीक ऐसा ही है। उनके लिए खेती सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उनकी आस्था, उनकी पवित्र परंपराओं का एक अटूट हिस्सा है। तो मुंडा लोगों के इस जीवन चक्र को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर ये सब कुछ टिका है, और वो बुनियाद है उनकी जमीन। और देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि वो अपनी जमीन को कैसे देखते हैं। वो जमीन को ना 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है पंकु, मतलब सबसे उपजाऊ जमीन। फिर आती है नागरा, जो ठीक ठाक उपजाऊ है, और आखिर में है खिरसी, जो थोड़ी रेतीली जमीन होती है। और यही छोटा सा साधारण सा वर्गीकरण है जो उनकी पूरी खेती की रणनीति तय करता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं उनके कैलेंडर पर। ये कमाल का है कि कैसे उनका पूरा साल तारीखों से नहीं बल्कि खेती के इसी साइकिल से चलता है। मतलब उनके त्योहार कोई छुट्टियां नहीं है, नहीं, वो तो खेतीबाड़ी के साल में जरूरी पड़ाव हैं। तो चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। साल की शुरुआत होती है चैत्र में सरहुल या बा से, जो कि बसंत और प्रकृति का जश्न है। फिर जून जुलाई यानी आषाढ़ में जुताई से ठीक पहले आता है बतौली। जब धान बोने का समय होता है तब मनाया जाता है रोपुना। फिर भादों में अच्छी फसल की कामना के लिए कर्मा, और उसके बाद कार्तिक में सोहराई, और साल का अंत होता है दिसंबर में बुरु पर्व के साथ। मतलब हर एक त्योहार खेती के किसी न किसी काम से सीधा जुड़ा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इन सारे त्योहारों में से एक जो सबसे बड़ा त्योहार है, सोहराई, वो इंसानों या फसलों के लिए नहीं बल्कि मवेशियों और जानवरों को क्यों समर्पित है? और इसका जवाब हमें मुंडा अर्थव्यवस्था के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, और वो है पशुपालन। मतलब जमीन के साथ साथ जानवर भी उनके जीवन का केंद्र हैं। तो मुंडा लोग सिर्फ किसान नहीं हैं, वो खेती तो करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें इंसान, जमीन और जानवर तीनों शामिल हैं। और बस यही सोहराई त्योहार की असली अहमियत समझ में आती है। ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, और ये दिन पूरी तरह से उन जानवरों को शुक्रिया कहने, उनका सम्मान करने के लिए होता है जो खेतों में मदद करते हैं और घर परिवार में खुशहाली लाते हैं। ये एक तरह से इस पार्टनरशिप का जश्न है। तो ठीक है, हमारे पास जमीन हो गए, त्योहार हो गए, जानवर भी हो गए, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इन सभी मौकों पर पूरे समाज को एक साथ जोड़ती है? इसका जवाब एक खास पेय में छिपा है, और वो जवाब है हड़िया। ये चावल से बनी एक पारंपरिक बियर है, लेकिन इसे सिर्फ एक ड्रिंक समझना गलती होगी। ये उनके हर रीति रिवाज, हर सामाजिक कार्यक्रम का एक जरूरी हिस्सा है। यही हड़िया है जो त्योहारों के मौके पे पूरे समुदाय को एक माला में पिरो देती है, सुख में भी और दुख में भी। तो कुल मिलाकर बात इस एक विचार पर आकर टिकती है, जैसा कि ये कहावत इसे पूरी तरह से बयां करती है। मुंडा विश्व दृष्टि में पवित्रता और मिट्टी, त्योहार और खेत के बीच कोई फर्क नहीं है। उनके लिए सब कुछ एक है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और यहीं पर हमारे लिए एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, एक विचार कि आज के इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां हम अक्सर अपनी जड़ों से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हम एक ऐसे कैलेंडर से क्या सीख सकते हैं
जिसकी बुनियाद ही जमीन और मिट्टी है। आज एक बहुत ही खास दुनिया में चलते हैं, मुंडा समुदाय की दुनिया में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मान्यताएं, उनकी जमीन से उनका रिश्ता और इस ब्रह्मांड को देखने का उनका नजरिया, ये सब मिलकर उनकी जिंदगी को कैसे एक आकार देते हैं। और हमारी इस पड़ताल की शुरुआत इसी सवाल से होती है। ये सवाल हमें गाइड करेगा ये समझने में कि मुंडा समुदाय की दुनिया कैसे चलती है, जहां हर चीज, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो या फिर पूर्वज, सब एक पवित्र धागे में बंधे हुए हैं। तो इस दुनिया को समझने के लिए सोचिए कि हम थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं, एकदम टॉप लेवल पर। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, उस सबसे बड़ी शक्ति से जो हर चीज को चलाती है और इस पूरे ब्रह्मांड में एक संतुलन बनाए रखती है। मुंडा ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में है सिनबोंगा। देखिए, ये सिर्फ कोई एक देवता नहीं है, नहीं, ये वो परम शक्ति हैं जो हर चीज में मौजूद हैं। जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड का जो पूरा संतुलन है वो उन्हीं से है, और इसीलिए अक्सर उन्हें सूरज से जोड़ा जाता है, जो पूरी दुनिया को जीवन और ऊर्जा देता है। अच्छा, तो सिंगबोंगा तो हो गए सबसे ऊपर, ब्रह्मांड के लेवल पर। लेकिन जमीन पर क्या? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी वो ताकतें हैं जिनका असर होता है? और यहीं पर मुंडा दुनिया की खासियत समझ में आती है। उनके लिए हर चीज पवित्र है, हर चीज में एक आत्मा है। जैसे गांव की रक्षा के लिए हाथू बोंगा है, फिर पूरे समुदाय की एक देवी हैं, देशावली। पानी का अपना बोंगा है, इकिर बोंगा, और पहाड़ों का अपना बुरु बोंगा। इतना ही नहीं, हर परिवार के भी अपने निजी बोंगा होते हैं जो उनके वंश की देखभाल करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी शक्तियों से, इन आत्माओं से संपर्क कौन करता है? कौन है जो इंसानों और इनके बीच की कड़ी बनता है? और ये जरूरी बातचीत होती कहाँ है? चलिए अब इस पवित्र व्यवस्था के रखवालों से मिलते हैं। ये जगह है सरना। सरना यानी पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट। असल में ये वो पॉइंट है, वो जगह जहां इंसानी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया आकर मिलती हैं। ये सिर्फ कोई मंदिर या पूजा की जगह नहीं है, ये पूरे समुदाय के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पावर हाउस है। और इस मिलाप को, इस संवाद को जो संभव बनाते हैं वो हैं पाहन। पाहन को आप समुदाय का आध्यात्मिक लीडर समझ सकते हैं। उनका काम ही है इंसानों और देवताओं के बीच एक पुल की तरह काम करना। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि सारी रस्में, सारी पूजा पाठ सही तरीके से हों, ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे और गांव में सब ठीक ठाक चलता रहे। हाँ, पर पाहन ये सारा काम अकेले नहीं करते हैं। उनकी मदद के लिए पुजारी और पनभरा जैसे सहायक होते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि पवित्र अनुष्ठानों का क्रम न टूटे। और हाँ, कुछ इलाकों में इसी रोल को देहरी नाम के पुजारी भी निभाते हैं। अच्छा, तो हमने देवताओं और उनके पुजारियों के बारे में जान लिया। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जिंदगी, मौत और आत्माओं के बारे में उनकी क्या मान्यताएं हैं। इससे ये और साफ हो जाएगा कि ये आध्यात्मिक दुनिया उनकी जिंदगी के हर पहलू से कैसे जुड़ी है। मुंडा लोगों की दुनिया में ना हर चीज का एक संतुलन है। उनका मानना है कि दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं या शक्तियां होती हैं। अच्छी आत्माएं तो रक्षा करती हैं, लेकिन बुरी आत्माएं वो बीमारी ला सकती हैं, दुर्भाग्य ला सकती हैं। इसीलिए जिंदगी का एक बड़ा मकसद इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना के चलना है। लेकिन सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो? अगर कोई बुरी आत्मा परेशान करने लगे तब क्या होता है? तब मैदान में आते हैं देवड़ा। देवड़ा एक तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक ओझा, जिन्हें पता होता है कि इन बुरी आत्माओं से कैसे निपटना है और समुदाय में दोबारा शांति कैसे लानी है। अब बात करते हैं जीवन के अंतिम सफर की। यहां भी कुछ खास रीति रिवाज हैं। मुंडा समुदाय में दाह संस्कार भी होता है और दफनाने की प्रथा भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को दफनाया जाता है, और शायद ये जमीन के साथ उनके गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है। और अब हम आते हैं इस पूरी पवित्र व्यवस्था की एक बहुत ही अहम और शायद सबसे भावुक कड़ी पर। यह है जीवित लोगों का अपने पूर्वजों के साथ रिश्ता। ये जगह कहलाती है सासन। सासन को सिर्फ एक कब्रिस्तान समझना गलती होगी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो पवित्र जमीन है जो पूरे समुदाय को उनकी जड़ों से, उनकी विरासत से जोड़ती है। ये उनके वंश की एक जीती जागती निशानी है। और इसी ससन में रखे होते हैं बड़े बड़े पत्थर। इन्हें ससंदरी या हड़गड़ी कहते हैं। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। हर एक पत्थर एक कहानी है, एक पूर्वज की निशानी। ये उनकी याद को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये पत्थर सिर्फ अतीत की याद दिलाने के लिए नहीं है। ये एक एक्टिव लिंक है, एक पुल जो गुजरे हुए कल को आज से जोड़ता है।
इनके जरिए ही पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी सीख आज की पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। और बस इसी तरह जीवन और मृत्यु का ये पूरा पवित्र चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। मुंडा समुदाय की इस दुनिया को देखकर एक गहरा सवाल मन में आता है ना, कि हम जो यादें बनाते हैं, जो स्मारक खड़े करते हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं? वे हमारे इतिहास और हमारी जड़ों से हमारे रिश्ते को कैसे दर्शाते हैं?